नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आज की कुंती। नई अध्यापिका ऋतु आज फिर देरी से आई थी। हस्ताक्षर के लिए मेरे कमरे में घुसते ही वह सफाई देना शुरू हो गई थी। मैम क्या करूं, अकेली हूं, घर बाहर सब मैंने उसी बीच ही टोक दिया था। आप नई हैं इसलिए शायद अभी इस स्कूल के नियम कायदे नहीं जानती। घर परिवार की बातें करने की यहाँ बिल्कुल मनाही है। मेरे सख्त रवैये से वह एकदम सकपका गई थी। जी, मैं यहीं स्कूल के आसपास कमरा ढूंढ रही हूँ ताकि समय पर पहुँच सकूँ। वह जल्दी जल्दी हस्ताक्षर कर जाने लगी तो मैंने कुछ सोचकर उसे फिर रोक दिया। छुट्टी के बाद मिलकर जाना। पहली बार पति बेवफा निकला तो दूसरी बार किस्मत जिसने एक दुर्घटना में पति को पागल खाने पहुंचा दिया। जीवन के इस पड़ाव पर अब वैवाहिक जीवन की साध तो नहीं रही, पर मातृत्व सुख के लिए दिल कई बार मचल उठता है। कोई मेरे घाव न कुरेद डाले, इसलिए मैंने स्टाफ को काम पर और घर परिवार को अलग अलग रखने की सख्त हिदायत दे रखी थी। जानती हूँ, खैर यह चाबी ले जाओ और मकान देख आओ। जैसी कि उम्मीद थी, ऋतु को मकान पहली ही नज़र में पसंद आ गया। उसने झटपट शिफ्ट भी कर लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप मैं अब भी उससे कम बात ही करती थी। उसके शिफ्ट होने के बाद तो मैंने फ्लैट की तरफ झांका भी नहीं। ऋतु बांधा बधाया किराया मेरे अकाउंट में जमा करा दिया करती थी। इधर कुछ दिनों से वह आकस्मिक अवकाश ज़्यादा लेने लगी थी। कभी तबीयत खराब होने के नाम पर आधी छुट्टी भी ले लेती थी। फिर मैंने उसके पेट में हल्का उभार महसूस किया, जिसे वह बड़ी सफाई से दुपट्टे या शॉल से छुपा लेती थी। तो क्या वह विवाहित है? पर उसने तो कहा था अकेली हूँ। अच्छा, यहाँ अकेली रहती होगी, पति की नौकरी और कहीं होगी। उत्सुकता के बावजूद अपने ही वसूलों के कारण मैं उससे या किसी और से इस बारे में पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा शक सही था। कुछ महीनों बाद ही वह लंबी छुट्टी पर चली गई और लौटी तो उभार गायब था। शायद खुद ही माँ बनने की मिठाई खिला दे सोचकर मैं शांत बनी रही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह एकदम सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। साल बीतते न बीतते मुझे फिर उसके गर्भवती होने का शक हुआ और इस बार भी कुछ महीनों बाद वह लंबी छुट्टी पर चली गई। उसे छुट्टियों की परवाह नहीं थी। सवैतनिक अवकाश खत्म हो जाने पर वह अवैतनिक अवकाश लेने में भी संकोच नहीं करती थी। इस बार भी वह भरा भरा शरीर लेकर लौटी, मानो प्रसूति के बाद खूब सेहत बनाकर लौटी हो। चुपके चुपके शायद उसने अपने सहकर्मियों को पार्टी भी दे दी होगी, पर मैं जानती थी कि मेरे स्वभाव को भली भांति जानने वाले मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। पार्टी के बुलाना तो दूर की बात थी। दिवाली पर मैंने अपने फ्लैट का रंग रोगन करवाया तो भुगतान के पूर्व एक बार जाकर देख आने की ज़रूरत महसूस हुई। इस बहाने शायद ऋतु के बच्चे आदि से मिलने की ख्वाहिश भी मन में थी, पर यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी थी। घर में बच्चे तो क्या, उनका कोई चिन्ह तक नहीं था। ना कपड़े ना खिलौने। जरूर अपनी नानी दादी के पास रहते होंगे, पर कोई तस्वीर हो तो हो। ठेकेदार के संग खड़े खड़े ही मैं पूरे घर का निरीक्षण कर आई। ऋतु ने औपचारिकतावश चाय के लिए अवश्य पूछा, पर मुझे रोककर बिठाने बतियाने में उसकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई। अपने कठोर व्यवहार के कारण मैंने खुद ही तो अपने को सबसे काट रखा था, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा रखने का हक भी मुझे नहीं था। आश्चर्य तो तब हुआ जब ऋतु ने आकर मुझे बताया कि महीने भर बाद वह मकान खाली करने वाली है। आप चाहे तो दूसरा किराएदार देख ले, नहीं तो मैं लाऊं। हमारे स्टाफ के ही 2 सदस्य तैयार हैं। हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पर तुम कहाँ जा रही हो? ऋतु ने झिझकते हुए अपना शादी का कार्ड पकड़ा दिया तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैं अब अपने होने वाले पति के शहर में ही नौकरी खोज लूँगी। आप शादी में ज़रूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ऋतु तो टेबल पर कार्ड रखकर चली गई, लेकिन मैं देर तक प्रश्नों के भंवर जाल में ही उलझी रही। क्या ऋतु दूसरी शादी कर रही है? बच्चे किसके पास रहेंगे? पहले पति का क्या हुआ? अपने निरंकुश एकाकी स्वभाव पर आज मुझे गुस्सा आ रहा था। किसी से आगे बढ़कर पूछ भी नहीं सकती। शादी तो दूसरे शहर में थी जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हुई, पर अपने ही शहर में उसने सहकर्मियों और दोस्तों को जो छोटी सी पार्टी दी उसमें मैं शामिल हुई। सुदर्शन गरिमामय व्यक्तित्व वाले अपने पति के पास नववधू के श्रृंगार में खड़ी ऋतु बहुत प्यारी लग रही थी।
उनके घर परिवार वाले के अतिशय उत्साह को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उनकी या उनमें से किसी भी की दूसरी शादी है। सब तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद भी मुझे दोनों छोटे बच्चे का भी कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। रितु ने अपनी माँ से मिलवाया। पापा ने तो नया नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए आ नहीं पाए। आप माँ से मिलिए। माँ, ये मेरी प्रिंसिपल है, जिसने मकान में हम रह रहे हैं और जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। उसकी माँ गौर से मुझे देख रही थी। तुम प्रज्ञा हो, निर्मला की छोटी बहन? मैं अचकचा गई थी। उन्हें गौर से देखने पर खुशी के मारे मेरी भी चीख निकल गई। विनीता दीदी, उन्होंने आगे बढ़कर मुझे बाहों में भर लिया। वो मेरी दीदी की सबसे अच्छी सहेली थी। वे निर्मला दीदी का हालचाल पूछने लगी। इससे पहले कि वे मेरे बारे में जानकारी ले, मैंने उन्हें अगले दिन लंच के लिए आमंत्रित कर लिया। साथ में नवविवाहित वर वधू को तो आमंत्रित करना ही था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी भी थी, तो दीदी से खूब गपशप का मूड था। अब विनीता दीदी से तो रितु के वैवाहिक जीवन की असलियत जानकर ही रहूँगी, भले ही इसके लिए मुझे उनके सामने अपने अतीत के पन्ने खोलने पड़े। मैंने सोच लिया था। अगले दिन लंच चल रही थी। रितु के मोबाइल पर कॉल आ गया। सामान पैक करने वालों घर पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी खाना खाकर निकल गए। माँ, आप बाद में आ जाना, मैम के साथ आराम से पुरानी यादें ताज़ा कर लो। दोनों निकल गए तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। चलो, अब तो और खुलकर पूछताछ की जा सकती है। कॉफ़ी के कप लेकर हम दोनों बरामदे में आ बैठी। रितु काफ़ी खुश नज़र आ रही है। विवेक काफ़ी सुलझे विचारों वाला युवक लगता है। मैंने बातचीत शुरू की। पर रितु को यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या बताऊं, रितु हमारी इकलौती संतान है। हम लोग उसकी शादी की सोच ही रहे थे कि उसके पापा को बिजनेस में ज़बरदस्त घाटा हो गया। हम लोग एक तरह से सड़क पर ही आ गए थे। रितु ने तुरंत यह नौकरी ज्वाइन कर ली और हमें धीरज बंधाने लगी कि पापा का बिजनेस शुरू करने के लिए वह जल्द ही पैसे का इंतजाम करेगी। इस बीच उसने किसी पत्रिका में सरोगेसी का विज्ञापन देख लिया और उन संपन्न निसंतान दंपति के लिए बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया। तो आपको पहले से सब कुछ मालूम था? नहीं मालूम होता तो हम रोक ना लेते। वह तो बच्चा पैदा कर सौंप देने के बाद हासिल मोटी रकम जब उसने हमें भेजी तो हम चौंके। पर उसने सफाई दी कि उसको बैंक से लोन मिल गया है और उसकी दयालु प्रिंसिपल मैम ने भी उसकी काफ़ी मदद की है। वह तो उन्हीं के घर में रहती भी है। रितु सारे आक्षेप सुनती रही, फिर धीरे से पूछा, आप संस्कारी किसे मानती हैं? जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करे, वही ना? और हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या वही जो आप रोज रामायण और गीता में पढ़ती हैं? मैं प्रश्नवाचक निगाहों से उसे ताक रही थी कि उसने अगला प्रश्न उछाल दिया। आपकी नज़रों में कुंती, जिसके अलग अलग पुरुषों के कर्ण और पांडवों सहित 6 पुत्र थे, वह संस्कारी थी। आपकी नज़रों में द्रौपदी, जिसके 5 पति थे, वह संस्कारी थी। तो फिर मैं असंस्कारी क्यों? मैं जानती हूँ पापा, इतिहास न तो अक्षरश दोहराने के लिए है और ना ही पूर्णतः बिसराने के लिए। इतिहास तो अक्षम पति की पत्नी को नियोग द्वारा गर्भवती होने की इजाज़त भी देता है। पर आज समाज वैज्ञानिक रूप से ही इतना सक्षम हो गया है कि उसे इतनी वैचारिक उदारता की आवश्यकता ही नहीं रही। सरोगेसी, स्पर्म डोनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, एग फ्रीजिंग जैसे ढेरों विकल्प मौजूद है। बदलते समाज में बदलते प्रतिमानों को अपनाना व्यवहारिक बनने का सबूत है, ना कि असंस्कारी होने का। लेकिन बेटी, ऐसा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। हमने समझाया था, पर रितु अड़ी रही। तो क्या विवेक रितु की सच्चाई जानता है? मैंने अपनी उत्सुक निगाहें विनीता दीदी पर टिका दी थी। न केवल जानता है बल्कि उस सच्चाई का सम्मान भी करता है। वह खुद स्पर्म डोनेट करके कुछ निसंतान दंपतियों को संतान सुख दिलवा चुका है। वाह! मैंने मन ही मन उस प्रगतिशील खुली सोच वाले युगल को सलाम किया जिसने मुझे मातृत्व सुख उठाने की नई राह सुझा दी थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।